हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके थे। एक बार रुक करके समझना कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली था क्या। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी को हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा था। मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुमको किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे तुम्हारा बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई मेन एडवांस हो या नीट हो या सीईटी हो, किसी एग्जामिनेशन में तुमको सेकंड थर्ड ऑर्डर पे कभी नहीं पूछते हैं। हाँ, मार्केट में कुछ बुक है जिसमें उलूल जुलूल क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं, तुमको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन परेशान होना मत, आंख बंद करके स्किप कर देना कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तुम्हारे सिलेबस का पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए और फर्स्ट ऑर्डर। कभी कभी क्वेश्चन अगर तुमको स्यूडो ऑर्डर भी नहीं अगर मिले तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। स्यूडो का मतलब होता है कि एक्चुअल ऑर्डर से एक कम ऑर्डर को पढ़ना। स्यूडो कब हो सकता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या तो एक्सेस में हो या रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट आ जाए, क्योंकि टाइम के साथ कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। जो एक्सेस में उसका भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम के बराबर होगा, तुमको ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। हाँ है ना। कभी तुम पे अगर क्वेश्चन मिल जाए तो मैं तुमको वैसे बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमको बोलूँगा पढ़ना मत। एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर या तो तुमसे टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता था या उसका टी हाफ लाइफ टाइम, यह दो चीज़ निकालती ना जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में। अब तक हमने जितना भी पढ़े थे दो ही चीज़ है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ लाइफ टाइम ln a0/2 के, ए टी इजकल टू a0 माइनस के टी, यही था ना, ए टी इजकल टू a0 माइनस के टी जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे टी हाफ लाइफ टाइम इजकल टू ln 2/k, और दूसरा इक्वेशन क्या आया था, k इजकल टू 1/t ln a0/at। दोनों टाइप के काइनेटिक्स में यही दो इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में अगर रेट पूछ दे तो r इजकल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, जिस टाइम पे रेट पूछे उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन डालोगे, मल्टीप्लाई बाई के, तुमको रेट निकल जाएगा। किसी भी ऑर्डर के लिए तुमको kt का इक्वेशन पूछे तो kt इजकल टू होता है 1/n-1, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, बस ये तुमको इसलिए बताता हूँ कि कॉपी में तुम्हारा लिखा रहे ताकि तुमको नहीं लगे। n क्या है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। a0 माइनस एक्स को क्या बोलते हैं, at इजकल टू a0 माइनस एक्स, तो 1/at n माइनस 1 माइनस 1 क्या बेटा, a0 n माइनस 1। बोलो ना हाँ या ना। लेकिन बस ये इक्वेशन इसी पे लगेगा जब n की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर के लिए n की वैल्यू लगेगी। और इसी इक्वेशन में अगर इसका टी हाफ लाइफ टाइम निकालोगे, क्या निकालोगे, टी हाफ लाइफ टाइम, तो टी हाफ लाइफ टाइम निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a0/at। तो इस टाइम पे at भी कितना होता है, a0/2। 50% रेट किया तो बचा भी कितना, 50%। अब x की वैल्यू पुट कर दो, तुमको यही क्वेश्चन आ जाएगा कि kt इजकल टू 1/n 2/a⁴n माइनस 1 माइनस 1/an-1। बोलो हाँ ना। अब तुम इसको देखोगे तो टी हाफ लाइफ टाइम 1/कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n-1 के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर याद रखना है तो सिर्फ किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/a⁴n-1। अगर इसको तुम ऐसे लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴1 - n, होगा ना। इसको ऊपर लाओगे पावर चेंज होगा तो n-1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब तुम जीरो ऑर्डर के लिए देखो, कितने ऑर्डर के लिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। टी हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन आया नहीं आया, तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम कितनी होती है, a0/2 के। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई या नहीं हुई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो, n की वैल्यू कितनी, 1, 1 - 1 0। टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम देखो। किसी भी ऑर्डर के लिए अगर टी हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन पूछे, तुम इस इक्वेशन को भी याद रखोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बोलो ना हाँ या ना, क्लियर है। मैं पढ़ाने के लिए फिर भी पढ़ा दिया हूँ, लेकिन तुम इसको पढ़ना मत, मैं तुमको लेक्चर में ही बोल रहा हूँ। अगर याद रखना है तो सिर्फ टी हाफ लाइफ टाइम का याद रखना। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पूछ दे कि सेकंड ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम क्या हो सकता है, तो देख लेना, सेकंड ऑर्डर के लिए करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगा। बोलो ना हाँ ना, तो कितना आ जाएगा, 1/a0। कोई दिक्कत। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑलरेडी यही इक्वेशन लिखा हुआ था, ऑलरेडी यही इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ था ना। n की वैल्यू कितनी कर दोगे, 2, तो 1/2 - 1, 1 हो गया, खत्म। नीचे कितना हो जाएगा, 2 - 1, कितना हो जाएगा, 2 - 1,
तो 1 अपॉन ए टू द पावर 1 आ जाएगा, बोलो, माइनस कितना 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर 1, बोलो। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए ये रिएक्शन क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, के टी इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, यहाँ ए नॉट माइनस एक्स, तो ए टी माइनस कितना ए नॉट, तो टी हाफ लाइफ टाइम की अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी की बात करोगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 हो गया, ये टर्म्स 1 हो गया, कितना बचा 1 अपॉन ए टी टू द पावर एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस, बोलो उसी इक्वेशन के लिए, चाहे जिस ऑर्डर के लिए लगाना है, चाहे सेकंड हो थर्ड हो। अब टी हाफ लाइफ टाइम लगा दो, टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए नॉट बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए नॉट बाई 2, 2 ऊपर चला गया, 2 अपॉन ए नॉट होगा, पुट कर दो 2 अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट कितना जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, बोलो ना, है ना। तो ये देखो तुमको बताया भी था अभी, टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना, समझ में आ रहा है। मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसका टी हाफ लाइफ टाइम निकालूं तो के टी हाफ लाइफ टाइम 1/2 हो जाएगा, टी हाफ लाइफ टाइम के लिए ए टी की वैल्यू कितनी हो जाती है ए नॉट बाई 2, 1 अपॉन ए नॉट बाई 2 होगा, माइनस 1 अपॉन ए नॉट, 2 ऊपर चला गया ना, 2 ऊपर चला गया, 1 अपॉन ए नॉट ले लो तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो सीधा सीधा कितना बचेगा के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट, के को इधर ले आओ तो टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई के इंटू ए नॉट। तो देखो टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, देखो टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा। तो किसी भी अनथ ऑर्डर के लिए तुमसे अगर पूछता है तो तुम अगर याद रखना है तो सिर्फ इसी इक्वेशन को याद रखना, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 अपॉन ए टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस 1। बाकी टी हाफ लाइफ टाइम या इक्वेशन हो तुम कोई भी इसी से निकाल सकते हो, बोलो ना हाँ या ना, क्लियर। लेकिन तुम भी बोल देता हूँ कि मैं पढ़ा दिया हूँ, पढ़ना मत, पढ़ने के लिए वैसे भी सिलेबस में बहुत कुछ है, वही पढ़ो जो सिलेबस में बार बार आता है। 1 अपॉन 80, अब इस ग्राफ में तुमको देख लो, बाकी हर चीज़ एक्सपोनेंशियल है क्या, नहीं। कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा भी तो कैसे बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन। और टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम, टाइम के साथ ए नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी ना। टी हाफ लाइफ टाइम ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखो ग्राफ देख लो, टी हाफ लाइफ 1 अपॉन ए नॉट की वैल्यू तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी थी 1 बाई के इंटू 1 बाई ए नॉट, तो 1 बाई ए नॉट और टी हाफ लाइफ टाइम के बीच में ग्राफ है तो स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ कैसा हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ हुआ, बोलो ना हाँ या ना। ये ग्राफ को तुम देखोगे तो ये ग्राफ कितना है 1 अपॉन 80 है और ये क्या है t है, तो क्या आया था के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट, यही आया था, नहीं है तो मैं तुमको दिखा देता हूँ, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट। जैसे अगर आपको देखोगे यही होगा ना। अब किसके किसके बीच में है, टाइम के बीच में और 1 अपॉन 80 के बीच में ग्राफ, बोलो हाँ या ना। तो तुमको क्या चाहिए 1 अपॉन 80 चाहिए, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा के टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट, 80 को इधर ही रहने दो, ए नॉट को इधर ले आओ तो के टी प्लस 1 बाई ए नॉट हो जाएगा। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, इस एक्सिस पे क्या है 80 है और इधर क्या है t है, 80 और t के बीच में स्लोप है, बोलो। तो 80 और t के बीच में स्लोप है, ये y है, ये mx प्लस c है, तो ये c क्या देता है, इंटरसेप्ट पॉइंट जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, तो c की वैल्यू a नॉट है, तो देखो ये इंटरसेप्ट पॉइंट है और स्लोप कितने के बराबर होगा x k के बराबर।
बोलो हाँ या ना। तो सब उसी चीज़ से आया हुआ है। क्लियर। सिमिलरली ये आपका थर्ड ऑर्डर, ये आपका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पढ़ा दिया ना। सिमिलरली ये भी क्या है बेटा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अभी भी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन दिया था वही इक्वेशन लगाना है तुमको, लेकिन n की वैल्यू क्या पुट करनी है? यहाँ पे 3 पुट करनी है। कर लोगे? चलो, उतना ज़्यादा तुमको जरूरत नहीं है, तो भी एक बार तुमको देख लेना। ये थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल है, इक्वेशन यही लगेगा। क्लियर है। और ये इसके क्या है? ग्राफ है। एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इज कितना दिया हुआ है? ये वैल्यू रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे रखी है। कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक 1 मोलर टू कितना बेटा? कह रहा है कोई एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई एक केमिकल रिएक्शन जो फॉलो कर रहा है, जिसकी k की वैल्यू तुमको दे रखी है। कह रही है कितने टाइम में ये 1 मोल से 0.5 मोल तक जाएगा। तो A0 की वैल्यू कितनी है? 1। और AT की वैल्यू कितनी है? 0.5 मोलर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो ना हाँ ना। k की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या जाएगा? KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। यही इक्वेशन था। अपने को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू कितना? 1/K 1/AT माइनस 1 बाई क्या बेटा? A0। k की वैल्यू तुमको दे रखी है कितना? 1/8 इंटू 10 के पावर 5, यही दे रखा है, -5 इंटू 80 की वैल्यू तो 1/0.5 माइनस 1/1। बोलो अब इतना तुम कर लोगे? 1/0.5 कितना हो गया? 2। अरे 0.5 को हाफ लिखोगे, 1/1/2 2 नहीं हो गया? 2 माइनस 1 कितना? 1। तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया? 1। तो ये कितना आ गया? t इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10⁵ यूनिट क्या आ गया? मिनट। अरे कॉन्सेंट्रेशन पर मिनट है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन से ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा? मिनट। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? 1/4 होता तो 0 पॉइंट कितना होता? 25। तो 1/8 है तो अगेन 2, तो 0.125 इंटू 10 के पावर 8 मिनट आ जाएगा। बोलो ना हाई ना। लेकिन फिर बोलता हूँ सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में मत पढ़ना, सिर्फ टी हाफ लाइफ टाइम याद रखना है। टी हाफ लाइफ टाइम किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n के बराबर होता है। बोलो ना हाई ना। कोई दिक्कत? आज के क्लास का जो अपने का पार्ट पढ़ना है वो है कोलिजन थ्योरी। क्या करना है? कोलिजन थ्योरी। अब रुक करके समझना कि कोलिजन थ्योरी है क्या। पहले माइंड में कॉन्सेप्ट माइंड में बना लेते हैं, फिर बाकी थ्योरी को पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बेसिकली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को ही स्टडी करते हैं। अरे केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स का मतलब स्पीड की बात करते हैं। फिर देखते हैं स्पीड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो 2 फैक्टर अपने को डिटेल्स में पढ़ना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को। एक कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा क्या? टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म्स डिटेल्स में देख लिया, जहाँ पे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट सब देखा। दूसरा आता है कौन सा फैक्टर? टेम्परेचर वाला फैक्टर। हाँ या ना। अब उससे पहले समझते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या कहता है। कोलिजन थ्योरी क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंसी है ना, ये पार्ट वही ले जाकर के छोड़ेगा। ये एक जरिया है जहां पे तुम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वहां तक तुम पहुंचोगे। बोलो गलत कह रहा हूं? अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि समझो ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है A2, जिसमें ये A2 कंबाइंड कर रहा है किसी भी रिएजेंट B2 से, और ये दे रहा है 2AB। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि ये A2 और ये B2 आपस में कोलाइड करेगा। ये A2 और B2 आपस में क्या करेगा? कोलाइड करेगा। और इसके कोलिजन से
अगर AB के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी चाहिए अगर उतनी एनर्जी मिल जाती है तो ये A2B2 जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बोलो ना हाय ना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तुम कहोगे इसका क्या फैक्टर है, तो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर तुम स्टडी करोगे तो उसमें एक पार्ट होता है रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट क्या होता है प्रोडक्ट। तो ये पार्ट आपका क्या है रिएक्टेंट्स और ये पार्ट आपका क्या है। अब रिएक्टेंट की भी कुछ एनर्जी होगी और प्रोडक्ट की भी कुछ एनर्जी होगी, ऐसा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एनर्जी अगर तुम कंपेयर करोगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे को क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो ना हाँ ना। चलो पहले मैं तुमको उस रिएक्शन के एक पार्ट को पढ़ा देता हूँ। रिएक्टेंट की भी अपनी कुछ एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की भी अपनी कुछ एनर्जी होगी। बोलो ना हाँ ना। तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी उसको कहता हूँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी उसको क्या बोलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था किसी भी रैंडम प्रोसेस का जो ग्राफ होगा वो बेल शेप होगा। बोलो कैसा होगा, बेल शेप, मंदिर में लगी घंटियों के शेप के जैसा होगा किसी भी रैंडम प्रोसेस का जो ग्राफ होगा। अब मैं तुमसे क्या ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ एनर्जी, सॉरी वाई एक्सिस पे क्या लेता हूँ एनर्जी, और इस एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। समझ में आया तो हाँ बोलो। कहते हैं किसी भी रैंडम प्रोसेस का आप ग्राफ प्लॉट जब करोगे ना तो ये कैसा होगा, बेल शेप होगा। मतलब ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो। अब देखो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो T इक्वल टू 0 लिए होगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। बोलो ना हाँ कि ना। और इस एक्सिस पे क्या लिया एनर्जी, तो ये जो पहले आखिरी एंड है ये क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो ना हाँ ना। और ये जो सिरा है ये जो एंड है ये क्या होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है समझे तो बोलना हाँ, समझ में आ रही है। अब तुम कंपेयर करोगे एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कुछ ऊपर है, तो ये जो एनर्जी है ये क्या होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मुझे देख करके बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है तुम्हें, वाई एक्सिस पे क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट नीचे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है ऊपर है। बोलो किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है, प्रोडक्ट की। तो एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जो एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अगर सही कह रहा हूं तो बोलना सही चल रहा है। तो दूसरा एक और ग्राफ ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। इस एक्सिस पे अभी भी क्या ले रहा हूं मैं एनर्जी, और इस एक्सिस पे अभी मैं क्या ले रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइम के साथ रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा होगा। बोलो ना हाँ या ना। अब दूसरा ग्राफ मैं ऐसा ले रहा हूं, ये क्या है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब बताओ इसमें रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो ये एक वैसा ग्राफ हो गया जिसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं तुमसे बोला भी था कि जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी कंपेयर करोगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी कंपेयर करोगे, रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे में बोलो हाँ ना। तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर तुम चेंज इन एनर्जी निकालते हो, क्या निकालते हो, तो हमेशा कभी भी चेंज निकालना हो। जैसे देखो हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर तुम चेंज इन एनर्जी निकालोगे तो इनिशियल रिएक्टेंट है या फाइनल रिएक्टेंट है, इनिशियल रिएक्टेंट है। बोलो हाँ ना। रिएक्टेंट बाद में किस में चला जा रहा है, तो फाइनल किसका होगा, प्रोडक्ट, और इनिशियल किसका होगा, रिएक्टेंट। बोलो हाँ ना। तो अगर इस ग्राफ का मैं चेंज इन एनर्जी निकाल दो, चेंज इन एनर्जी को ही बोलते हैं इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। तो अगर इस ग्राफ का मैं चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच क्या निकाल दूं, रिएक्शन, पहले समझ लेना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कंफ्यूज मत होना, मैं इसको लिख देता हूं, ई ऑफ पी माइनस ई ऑफ आर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ। चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ये जो वैल्यू डेल्टा एच है निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये डेल्टा एच क्या आ जाएगा,
इसका मतलब कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो रही है। बोलो, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा का मतलब क्या? चाय है, तुमने चाय कॉफी जो भी बनाया होगा उसको हीट दिया होगा, गर्म हो गया होगा, तो ठंडे चाय का गर्म करना। शुरू में चाय की टेम्परेचर कम थी, बाद में टेम्परेचर ज़्यादा हो गई, हीट एब्जॉर्ब हुआ। वैसा ही कुछ कंडीशन होगा ना, तो इस रिएक्शन में कहते हैं हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होता है? वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, उसका इंथैल्पी पॉजिटिव होगा, उस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा। बोलो है ना। और उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अंदर जा रहा है। बोलो ना, हाँ है ना। चाय गर्म करते हो तो टेम्परेचर चाय में जाता ही नहीं, और जब चाय ठंडा होता है तो टेम्परेचर चाय से बाहर निकल जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन का हीट क्या हो रहा है? बोलो ना, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे जस्ट उल्टा होगा कहानी। अरे हाँ ना तो बोलोगे। इस केस में इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो अगर इस रिएक्शन का मैं डेल्टा एच निकालूं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हो हीट चेंज ऑफ रिएक्शन। बोलो है ना। हीट को इंथैल्पी बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी कम है? प्रोडक्ट की। तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा। तो इस केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? बोलो ना, क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो अगर ये निगेटिव है, इसका मतलब ये हीट क्या कर रहा है? हीट लॉस कर रहा है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? ये बेसिकली यहाँ का पार्ट ही नहीं है, ये बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। तो इंथैल्पिक एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक को कहा एक्सोथर्मिक, दूसरे को क्या कहा? इंडोथर्मिक। बोलो हाँ ना। लेकिन दोनों केस में ग्राफ ऐसा ही होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, इंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। बोलो है ना। इस एनर्जी के टर्म्स में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक और एनर्जी है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। एक और एनर्जी है जिसका पॉइंट सबसे ज्यादा है। मैं दिखाऊं तुमको। देखो, इस पॉइंट पे एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। पहाड़ी वाली ग्राफ इसी को बोलते हैं। अरे कोई भी पहाड़ी का स्लोप ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे भी इसी पहाड़ी का सबसे जो हाइट है, समझो कोई एक दीवार है, एक छोटा सा बच्चा को एक बॉल को यहाँ फेंकना है। ऐसा ही केस पकड़ लो कि कोई एक बाउंड्री, किसी बच्चों को उस बॉल को उसे फेंकना है। तो वो बच्चा बॉल को मिनिमम कितने हाइट तक फेंकेगा तो बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा? इस हाइट तक। और इस हाइट को अगर क्रॉस कर गया तो बॉल उधर चल जाएगी, लुढ़क के भी चली जाएगी। बोलो है ना। मिनिमम इतने हाइट तक तो देना पड़ेगा। दो एनर्जी तो समझ में आई, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ क्या है? प्रोडक्ट है। इस पहाड़ी वाली ग्राफ का जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं तीसरा एनर्जी ला रहा हूं, तो इसको बोलते ई। थ्रेशोल्ड का मतलब टीएच, और ये भी क्या होगा? ई। इसका मतलब क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो हाँ ना। इस ग्राफ में जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अरे बोलो है ना। अगर ये रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए तो फिर तो लुढ़कते हुए भी नीचे आ जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंचाना पड़ेगा तभी तो क्या होगा? वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बोलो ना हाँ या ना। तो एक एनर्जी है जो कहीं मैं लिखता हूं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां लिख देता हूं ETH। क्या बोलते हैं? एनर्जी। बोलो है ना। अब इस रिएक्टेंट को तुम चाहते हो कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे। तुम्हारा डिजायर क्या है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में भेजना। अब तुम सोच लिए कि मुझे इस रिएक्टेंट को कहां भेजना है? प्रोडक्ट में। तो इस, अब देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब ये कितने से कम है? इस एनर्जी से कम है।
अब उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम उतना एनर्जी दो कि थ्रेशोल्ड के बराबर तुम पहुंचा दो, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो एक और टर्म्स आ गया ईए। डिफाइन क्या करता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इस एनर्जी ऑफ ईआर को उतना एनर्जी दो कि थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो ना हाँ है ना। तो यहां पे इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा? बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया? मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मैक्सिमम एनर्जी से उसको गुजरना पड़ेगा। जो मैक्सिमम एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड। उतना एनर्जी तक लाने के लिए जो एनर्जी दोगे उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी कहां से? तो ये मॉलिक्यूल के कोलाइड करने से आएगी। मॉलिक्यूल से क्या करने से आएगी? कोलाइड करने से। और जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके कोलिजन से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगी तभी वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? अब समझ में आया कि कोलिजन क्यों करा रहे हैं? ताकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड से क्या होता है? कम होता है। तो उसको थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा। बोलो हाँ ना। और उसके कोलिजन से अगर ये एनर्जी थ्रेशोल्ड वाले बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तभी वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कहता है कि अब कोलिजन अगर हो रहा है, मान लो जैसे इसका हाल फिलहाल अभी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया हुआ ना उस बच्चे का। मान लो दो स्कूटी आपस में आमने सामने आती है, 10 के स्पीड पे टकरा जाती है, तो कुछ होता है क्या शेखर? नहीं, स्क्रैच वगैरह आता। दो स्कूटी 60 पे आती और बगल से निकल जाती तो भी स्क्रैच आता। जोरदार एक्सीडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए था? दोनों स्कूटी 60 के ऊपर स्पीड में हो और आमने सामने हो। बोलो हाँ है ना। उसी कोलिजन को बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। और कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए एक तो उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब मान लो 80 स्पीड में आए और बगल से निकल जाए, कट लेके निकल जाए तो होगा क्या? जो भी कुछ होगा, स्कूटी पे स्क्रैच वगैरह आएगा। तो एक तो डायरेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा स्पीड, मतलब हाफ एम भी, उसका एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो कहता है कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा, या कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सा? एक ओरिएंटेशन और दूसरा एनर्जी। बोलो ना हाँ या ना। इसलिए मैं एनर्जी वाला फैक्टर पढ़ा रहा था, तुम समझ में आया? अब कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर बाइनरी कोलिजन करता है, पढ़ा था ना हम लोग कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी और 3 से ज़्यादा ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है मिनिमम इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए 2 या 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिव हो सकता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी चौराहे पे 4 स्कूटी आके लड़ गई होगी? नहीं, ऐसा होता है। जनरली एक्सीडेंट 2 स्कूटी में ही होता है या 2 कार में ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लड़े हुए कार में तीसरा आके ठोक दिया होगा। इससे ज़्यादा 4 का तो नहीं होता है। तो कहता है कभी भी इफेक्टिव कोलिजन या तो बाइनरी या टर्नरी 2 या 3 का कोलिजन हो सकता है, उससे ज़्यादा का इफेक्टिव नहीं होगा। अब समझ में आया? अब कहता है कि अगर कोई बाइनरी कोलिजन हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर कोई बाइनरी कोलिजन हो रहा है तो बाइनरी कोलिजन का फ्रीक्वेंसी देखो कितना है? 10⁻15 टू 10⁻28 कोलिजन पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो? एक सेकेंड में मॉलिक्यूल 10 के पावर 25 टू 10 के पावर 28 टाइम्स कोलाइड करेगा। अगर तुमको बोलूं कि किसी को मतलब 100 चमाट पर सेकेंड मार, मतलब एक सेकेंड में 100 चमाट मारना है, समझ रहे हो तुम क्या होगा? अरे मारने वाला और जिसको मारेगा दोनों नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो तुम? किस स्पीड से मारना पड़ेगा? ये 10 के पावर कितना है? 25। कितना है 10 के पावर? सोचो कितना ज्यादा कोलिजन पर सेकेंड हो रहा है। और अगर कोलिजन का इतना स्पीड है, इसका मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाते। जितने स्पीड से कोलिजन हो रहा है उस स्पीड से अगर किसी केमिकल रिएक्शन को देखो तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाते? प्रोडक्ट में। बट जितने स्पीड से कोलिजन हो रहा है ना, इसका बहुत कम फ्रैक्शन ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कोलिजन हो तो रहा है लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। और वो कोलिजन जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसी कोलिजन को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो है ना। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक एनर्जी और दूसरा क्या बेटा? ओरिएंटेशन। क्या तुम्हें समझ में आया कोलिजन क्या कहना चाह रहा है? अब पढ़ दूं या पढ़ लोगे? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय
मैक्स टोन्स एंड विलियम लेविस जो लोग थे जिन्होंने कोलिजन तुमको थ्योरी दिया था, कह रहा अकॉर्डिंग टू इट द रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी ए कोलिजन बिटवीन द क्या बेटा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तभी वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कर रहा है द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन ए यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज क्या बेटा कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, जो मॉलिक्यूल कितने कोलाइड करते हैं पर सेकंड उसी को क्या बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर बाइनरी कोलिजन की बात करोगे गैसियस के लिए तो 10 के पावर 25 टू कितना होता है 10 के पावर 28 कोलिजन पर सेकेंड। बट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कोलिजन आर कैपेबल टू कन्वर्ट इनटू क्या बेटा रिएक्टेंट, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कोलिजन आर कैपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू क्या बेटा प्रोडक्ट, और जिस कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर इफेक्टिव कोलिजन टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक क्या क्या, दूसरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट पजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो सके, और दूसरा कौन सा होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, दोनों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। बोलो भाई ना। तो दो कंडीशन है जिसके वजह से तुम पता कर सकते हो कि कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है। वो कौन कौन से, पहला एनर्जी वाला फैक्टर, दूसरा ओरिएंटेशन वाला फैक्टर। आ जाओ बैक टू अपन एनर्जी वाला फैक्टर पढ़ते हैं। अब एनर्जी फैक्टर में दो टाइप की एनर्जी आई, एक कौन सा अब पता है तुम्हें, ये कौन सा एनर्जी है ETH, दूसरा कौन सा है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तुम एनर्जी देख करके पिक ग्राफ के पहाड़ी के हाइट से क्रॉस करा दे रहे हो। बोलो भाई ना। तो ये एनर्जी ऑफ क्या है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बोलो इसको एनर्जी देख करके पहाड़ी के हाइट पे ला रहे हो तो इसी को एनर्जी दे रहे हो कितना एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। बोलो भाई ना। ये ऐसे भी कह सकते हो कि रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड का जो एनर्जी गैप है उसी को क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो ना है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी E इज इक्वल टू ETH माइनस क्या बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब डिफिनेशन देख लो, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पजेस्ड बाय ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मिनिमम थ्रेशोल्ड के बराबर तो एनर्जी होनी चाहिए ना, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। वो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम कितना एनर्जी दोगे कि थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंच जाए, उसको क्या बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो ना हाँ या ना। क्या ये सारा टर्म समझ में आया। चलो तुमको सारे क्वेश्चन इसी दो चीज से बनेंगे जो मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। बैक टू इसी पे आ जाए। क्लियर हो गया। एक तो इंथैल्पी निकल गया, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो ना हाँ या ना। अब इसके बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप के हुए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। कौन कौन से, एक को बोला एक्सोथर्मिक, दूसरे को क्या बोला एंडोथर्मिक। ये कौन सा है एक्सो, वो कौन सा है इंडो। अब केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक को बोलते हैं रिवर्सेबल, दूसरे को क्या बोलते हैं इरिवर्सेबल। बोलो ना हाँ या ना। अब मान लो अगर कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है तो ऐसा होता, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता प्रोडक्ट में। बोलो अगर ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और अगर प्रोडक्ट टू रिएक्ट आता तो इसको क्या बोलते हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं। अगर किसी भी, ये रिएक्शन किसके लिए है एक्सोथर्मिक, ये किसका रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है ज्यादा है। अगर समझो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन की मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अगर ये केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू कहां जा रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन का कौन सा पार्ट हो गया फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड नेचर कैसा है एक्सोथर्मिक। बोलो ना हाई ना। तो फॉरवर्ड कैसा हो गया ये एक्सोथर्मिक होगा। बोलो अब इस रिएक्शन की बैकवर्ड की बात कर लो तो देखो बैकवर्ड इसी के जैसा हो गया। अब बैकवर्ड की बात करोगे तो ये रिएक्टेंट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो इसके जैसा हो गया। बोलो ना क्या हो गया। चलो तो ये रिएक्शन अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रहा है तो नेचर कैसा बैकवर्ड, तो इसका नेचर कैसा हो गया। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगा एंडो,
तो इसका अगर फॉरवर्ड कैसा है इंडो, तो बैकवर्ड क्या होगा एक्सोथर्मिक। बोलो हाँ ना। अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई भी केस हो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो यही होगा ना जी। अरे बोलना बेटा हाँ ना, नहीं बोलोगे क्या? अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोई भी रिएक्शन हो तो इंथैल्पी तो यही होगा ना। ये जो मैं ग्रीन पेन से दिखा दे रहा हूं इसी को डेल्टा एच बोलेंगे। अच्छा फॉरवर्ड हो बैक हो यही होगा, बस फर्क क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम होगी, नेचर चेंज कर जाएगा, या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा। अगर फॉरवर्ड की बात करोगे तो निगेटिव आ रहा है, तो बैकवर्ड की बात करोगे तो ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, फर्क यही होगा, साइन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज कर जाएगा एक्जो इंडो में। बोलो हाँ ना। और वैसे भी तुम जानते हो अगर एक्जो है तो इंथैल्पी निगेटिव आएगा, इंडो है तो इंथैल्पी क्या जाएगा पॉजिटिव। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना उसको दो आंसर होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, एक 40 होगा दूसरा -40 होगा, इसलिए मैं तुमको पता है कहाँ गलती इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। बोलो भाई ना। ये तो इंथैल्पी तुम निकाल लोगे। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी देखो, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है तो फॉरवर्ड, तो इसी को मैं क्या ले लूँ F लगा दूँ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का हो गया। तो अगर ये रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रहा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, चलो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि कोई अलग ही कलर से लिखता हूं जो ताकि तुम समझ पाओ। अब अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो यहां से जाएगा, अरे बोलो ना हाँ ना, तो ये कहां से कहां जाएगा ध्यान से देखना, ये इंथैल्पी है, ये कितना हो जाएगा ये किसके लिए बैकवर्ड के लिए। बोलो ना हाँ ना। तो फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है EAF और बैकवर्ड का कितना हो गया EAB हुआ, तो इंथैल्पी निकालो, तो अभी भी यही होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो इंथैल्पी निकालने का जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो इंथैल्पी हम लोग इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का हो तो इंथैल्पी हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में निकालते हैं। देखो ना बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया और फॉरवर्ड का ये है, तो डिफरेंस यही तो इंथैल्पी है ना। तो अगर मैं इस दोनों के बीच में अगर इसका डेल्टा एच निकाल दूं, क्या निकाल दूं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत? यही कोलिजन थ्योरी का ये कौन सा वाला फैक्टर था, एनर्जी वाला फैक्टर। समझ में आया? तुमको दो फॉर्मूले बता दिए, थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो है ना। और दूसरा इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अब तुम एक चीज बताओ, अगर एक और क्वेश्चन तुमको मैं पूछ लेता हूँ, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ में मिलेगा। तुमसे मैं पूछूं एक्सोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा या इंडोथर्मिक के लिए ज्यादा होगा? तुम रुक करके सोचो, एक्सोथर्मिक के लिए ज्यादा होगा या इंडोथर्मिक के लिए ज्यादा होगा। अब कैसे सोचना है ऐसे देखो, अरे अभी नहीं ये बना हुआ है, अगर मैं तुमको ऐसे आकर के लेक्चर में पूछ दिया तो कैसे जवाब दोगे? तो रुक करके समझना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, अरे रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड के बीच का एनर्जी गैप को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अब एक्सो इंडो में देखो, किस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सो में या इंडो में? एक्सो में। अरे देखो ना, एक ठंडी चाय एक गर्म चाय, गर्म चाय का ठंडा होना मतलब रिएक्टेंट की जब टेम्परेचर ज्यादा था, बोलो, तो रिएक्टेंट ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी पे है तो उसका थ्रेशोल्ड से गैप कम होगा कि नहीं होगा? बोलो, तो गर्म चाय का थ्रेशोल्ड से एनर्जी गैप कम होगा या ठंडे चाय का कम होगा? गर्म चाय का। समझ में आया? तो अगर कोई रिएक्शन एक्सो है तो उस केस में थ्रेशोल्ड इंडो से क्या होगा, कम होगा। नहीं समझा? बोलो ना हाँ या ना। नहीं समझ में आया पूरी बात? समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख लो, ये एक्सो, ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सो लिखा है एक्सो, और ये कौन सा रिएक्शन है? अब देखो इसमें रिएक्टेंट ऑलरेडी प्रोडक्ट से ऊपर है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट से नीचे है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये है। बताओ किस में तुमको हाइट बड़ी दिख रही है, यहाँ पे या यहाँ पे?
समझ में आया? तो एक्सो में हाइट छोटी है ना, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम किसका होगा? समझ में आया? यही तुम्हारा वेल रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ है जिसमें हर कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। दोनों ग्राफ में जो तुमको बनाया है, तो मेनली इसमें तुमको मैंने सिर्फ क्या दिखाया है? एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म्स दिखाया है। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, सबको दिख रहा होगा? बोलना देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हो तो बोलना हाँ, नहीं देख पा रहे हो तो बोलना ना। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी ऑफ क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है तुम्हारा? रिएक्टेंट। ये जो एनर्जी है वो क्या है? थ्रेशोल्ड कहाँ तक होगा? यहां से यहां तक होगा थ्रेशोल्ड। क्या गलत कह रहा हूं? ये क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से यहां तक होगा। ये जो एनर्जी है ये इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है। ये जो एनर्जी है इसको मैं लिख देता हूं ई, और ये जो एनर्जी है ये इसका क्या है? डेल्टा एच। ये किसके लिए है? एक्सोथर्मिक के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये किसके लिए है? एंडोथर्मिक के लिए। क्या पूरी बात समझ में आया? बोलो ना हाई ना। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक दिखाया है ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या है? फॉरवर्ड। और ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या है? बैकवर्ड। बोलो। और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? तो इंथैल्पी निकालने का दो तरीका हो गया, एक तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? अरे बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है? तो पहला एनर्जी कोलिजन का एनर्जी वाला फैक्टर क्लियर हो गया। यही लिखा हुआ है EAF इजिकल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, और EAB मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, बोलो ना यही होगा ना। तो EAF इजिकल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, EAB इजिकल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। बोलो हाँ या ना। तो डेल्टा H इजिकल टू फॉरवर्ड माइनस क्या करोगे? बैकवर्ड, या इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ क्या करोगे? रिएक्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया होगा? यही पढ़ा है ना। चलो दूसरा पार्ट इसका, एक्टिवेशन एनर्जी मेनली किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक ले जाने में जो एनर्जी लग रहा है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहला कह रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। तुम ध्यान से समझना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का खुद से प्रोडक्ट में जाने के अगर चांसेस ज्यादा हो तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा। बोलो ना। और जिसको प्रोडक्ट में जाने के चांसेस ना हो तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन स्वतः हो रही है, खुद से हो रहा है, तो उसमें तुम्हें सपोर्ट कम देना पड़ेगा। जो सपोर्ट दे रहा है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोल रही है। और जो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाह रहा है तो उसको तुम्हें फोर्सफुली कराना पड़ेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। बोलो। तो किस टाइप के रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होता है? गैसियस के, सॉलिड के, या लिक्विड के? गैसियस रिएक्शन फास्टर होते हैं, देन लिक्विड वाले सबसे कम सॉलिड वाले होते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम किसका होगा? गैस का। बोलो। तो यही कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फॉर ए डिफरेंट रिएक्टेंट नंबर ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी आर डिफरेंट, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी विल बी आल्सो डिफरेंट। रिएक्टेंट विच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी विल टेक क्या बेटा? फास्टर रेट। रिएक्शन विच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी विल हैविंग क्या बेटा? फास्टर रेट। क्योंकि खुद फास्टर रेट से हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी देने की चांसेस क्या होगी? कम होगी। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैटालिस्ट भी क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ ए रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तुम ध्यान से समझो, तुम दो चीज पढ़े होगे। जो बच्चे बायो वाले हैं वो और अच्छे से पढ़े होंगे। तुम बायो में पढ़ते होगे एक एंजाइम। बोलो हाँ ना। क्या करता है? एंजाइम के बारे में पहला डिफिनेशन है, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम क्या करता है? किसी भी केमिकल मतलब प्रोसेस को क्या करता है? फास्ट कर देता है। और दूसरा तुम पढ़ते होगे बायो में इनहिबिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन। वो क्या करता है? किसी भी प्रोसेस के स्टॉप को क्या करता है? रोक देता है। बोलो हाँ ना। जैसे तुम प्लांट ग्रोथ में भी पढ़ते होगे, एक होता है एब्सिसिक एसिड जो रेट को कम कर देता है, एक होता है
जिबरेलिक एसिड या एसिटिलीन गैस जो प्रमोटर है, एसिटिलीन जो क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। तो बायो में जो इंजाइम है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में कैटालिस्ट बोलते हैं। बायो में जो इनहिबिटर है जिसको पॉइजन बोलते हो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक शॉर्टकट दे देता है। कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक शॉर्टकट दे देता है। अब होगा क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या होगा, तुम कहोगे पहाड़ियों वाली ग्राफ होगी। हेलो बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ग्राफ कौन सा होगा, पहाड़ियों वाली ग्राफ होगी। अगर पहाड़ियों वाली ग्राफ की बात करोगे तो यही ग्राफ होगा ना। मैं एक्जो इंडो की बात नहीं कर रहा अभी कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट होगा, ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा। अगर ये तुम्हारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ध्यान से समझना, इसको प्रोडक्ट में जाना है तो इसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड को। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का थ्रेशोल्ड कम हो जाए, समझो अगर इस केमिकल रिएक्शन का किसी भी तरीके से अगर इसका नेचर ऐसा हो जाए ग्राफ का, ये ग्राफ ऐसा, तो बताओ ग्रीन कलर में ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे या फिर ऐसे पिंक कलर में, पिंक कलर में। क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड कम हो गया। तो कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। और अगर बताओ थ्रेशोल्ड कम हुआ, तुम खुद से सोच करके, तो ये हाइट कम हुआ या नहीं हुआ, और इस हाइट को ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इस हाइट को, इस हाइट को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज करके कम कर देता है। और दूसरा एक और कैटालिस्ट होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बोलो है ना। अब अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो ये जितने मॉलिक्यूल पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, मैं दूसरे पेन के कलर से दिखा देता हूं तुमको, पहले ये मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे अब वो भी कन्वर्ट होने लग गए। बोलो है ना। क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज हुआ, क्या नहीं। क्या चेंज हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज। क्या क्या हुआ, ETH चेंज हुआ, तो क्या चेंज हो गया, EA चेंज हुआ। क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुआ, नहीं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चेंज हुआ, नहीं, ये दोनों चेंज नहीं हुआ। तो क्या रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होगा, क्या तुम कहोगे नहीं। तो कैटालिस्ट कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में डालते हो तो क्या करता है, रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथ शॉर्टकट देता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन कम हुआ तो थ्रेशोल्ड भी कम हुआ। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और निगेटिव कैटालिस्ट है तो एक्टिवेशन को बढ़ा देगा। एक्टिवेशन को बढ़ा देगा तो क्या होगा कि अब जो बन रहे थे वो भी नहीं बनेंगे, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो हाँ ना। लेकिन कभी भी नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ये चेंज नहीं करता है। क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज करेगा, क्या नहीं। इंथैल्पी चेंज होगा, क्या नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन। बोलो हाँ ना। और इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कैटालिस्ट दो टाइप का होता है, एक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, मतलब थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा, और निगेटिव कैटालिस्ट थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा तो और कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आए। और इसी पॉजिटिव कैटालिस्ट को बायो में इंजाइम और निगेटिव कैटालिस्ट को इनहिबिटर या पॉइजन बोलते हैं ना। इसलिए हम लोग इसलिए बायो में पढ़ते होंगे ऑल इंजाइम एट लो टेम्परेचर इंजाइम आर डीनेचर एंड एट लो टेम्परेचर इंजाइम आर डीएक्टिव एंड हाई टेम्परेचर इंजाइम आर डीनेचर। क्योंकि जितने भी इंजाइम है दे आर प्रोटीन, और प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेचर चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ ना। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी। इसलिए कैटालिस्ट बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, उसको वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कैटालिस्ट टेम्परेचर से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। फिर केमिस्ट्री में कहता है कि कैटालिस्ट काम कैसे करते हैं। तो कैटालिस्ट काम करते हैं लॉक की मैकेनिज्म के जैसे। किसके जैसे, लॉक की मैकेनिज्म के जैसे। मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो ताले के जैसा है, उसमें एक स्पेसिफिक साइट है जहां से तुम चाबी लगा सकते हो। ताले के हर होल में चाबी घुसे रहोगे क्या, नहीं। क्या हर ताले में कोई भी चाबी से ताला खुलेगा, क्या नहीं। तो बिल्कुल अगर कोई चाबी उसी ताले की होगी तभी वो स्पेसिफिक उसके खांचे में बैठेगा और ताला घूमेगा। बोलो, बस यहाँ भी वही चीज़ है। और चाबी ताले में कब तक रखते हो, जब तक ताला खुल ना जाए, बंद हो जाए।
ताला अगर खुल या बंद हो गया फिर चाबी को निकाल के पॉकेट में ही रखते हो ना, बस कैटालिस्ट भी वैसा ही काम करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या करता है, कंबाइन करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करा करके वापस से डीअटैच हो जाता है। बोलो ना, जो चीज़ इतने शॉर्ट में बता रहा हूँ समझना, वो उतने काम की नहीं। ये बात समझ में आ गया। अब कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बेटा, डिक्रीजेज, तो एक्टिवेशन भी क्या होगा, डिक्रीजेज। इस कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो इस कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और वैसा कोई कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटालिस्ट जिसको इनहिबिटर बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। जो ग्राफ मैंने तुमको दिखा दिया वहां पे देख लो। ये जो पहला ग्राफ था ये किसी कैटालिस्ट के एब्सेंस में था, तो ये जो TH है ये किसके बीच में है, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है, बोलो। और ये जो EA है ये किसी कैटालिस्ट के एब्सेंस में है। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट डाले तो ये कम हो जाएगा, तो ये जो EA डैश है ये किसके प्रेजेंस में है, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। और अगर मैं इसको दे दूं EA डबल डैश तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, निगेटिव कैटालिस्ट। बोलो है ना। तो EA क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। EA कब होगा, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। और EA डबल डैश कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आई। सेकेंड, ओरिएंटेशन बैरियर, बस देख लो इसमें वही है कि टक्कर जोरदार होने के लिए आमने सामने से आना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान से देख लो, AB मॉलिक्यूल है, A और ये क्या है, B है, तो ये आपस में कोलाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये A का कोलिजन किसके साथ, B के साथ, यहाँ भी ये A का कोलिजन किसके साथ, B के साथ, तभी तो जोरदार कोलिजन होगा। तो A B से टकराएगा तभी ये क्या होगा, AB जुड़ेगा, बोलो ना, है ना। लेकिन अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो बोलो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होंगे क्या, नहीं होंगे। बस इतना ही समझ लें। अब क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A2 है, ध्यान से देख, ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल B2 है। एक ऐसा फेज आएगा, अगर A2 है तो बॉन्ड किसके बीच में होगा, A एंड A के बीच में, और B2 है तो बॉन्ड किसके बीच में होगा। अब जब कोलिजन करने जाएगा तो क्या होगा, A B से जुड़ना चाहेगा, ये भी ये B से जुड़ना चाहेगा, सेम टाइप A और A B से जुड़ेगा, और A से दूर होगा तभी तो होगा ना। तो ये एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहां A के बॉन्ड किससे कमजोर होंगे, A से, B के बॉन्ड किससे कमजोर होंगे, B से, और A के बॉन्ड किससे मजबूत होंगे, B से। A के बॉन्ड किससे मजबूत होंगे। ये जो पार्ट मिला ना इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जो हाईली अनस्टेबल स्टेट होते हैं, और इसी की एनर्जी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। बोलो है ना। ये जो एक मोर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन क्या बोलते हैं इसी को, स्टेट। फिर क्या होगा, ये यहां से डीअटैच होगा, ये यहां से डीअटैच होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। समझ में नहीं आया, खत्म हो गया। लिमिटेशन देख ले किसका, कोलिजन थ्योरी का। This theory is mainly applicable for gaseous reaction and also for the solution in which reacting species are molecule। ये किसके लिए लगता है कोलिजन थ्योरी, गैसियस रिएक्शन के लिए, और सॉल्यूशन में किसके लिए, मॉलिक्यूल, एटम के लिए लगेगा ही नहीं। दूसरा कह रहे हैं दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल बाइमोलिकुलर रिएक्शन बट फेल्स फॉर क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। और तीसरे क्या कह रहा है, इट कंसीडर मॉलिक्यूल टू बी हार्ड शेप एंड इग्नोर स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ क्या बेटा, मॉलिक्यूल। जितने भी तुम वेस्पर थ्योरी में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हो वो उसको कंसीडर नहीं करता है, ये एटम को या मॉलिक्यूल को जस्ट एक स्फीयर कंसीडर करता है। यही इसकी लिमिटेशन थी, जिस लिमिटेशन को कौन पूरा करेगा, आर्हेनियस साहब जो थे, हाँ या ना। तो नर्स में अगर देखोगे लिमिटेशन में क्या कहेगा,
तो ये गैसियस रिएक्शन के लिए होगा, मेनली बाई मॉलिक्यूलर के लिए होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आ जाओ गोल्डन की पॉइंट। कह रहा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोस्ट अनस्टेबल, जो भी तुमको दिखाया है। क्या था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो केमिकल बॉन्डिंग के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो गोल्डन की पॉइंट में सबसे पहला है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट विथ इफेक्टिव कोलिजन। जो इफेक्टिव कोलिजन से मोस्ट अनस्टेबल स्टेट बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अगर अनस्टेबल है तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसी एनर्जी को मैंने थ्रेशोल्ड बोला। इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिक्रीजेज बट नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल which are crossing the energy barrier increasing, therefore reaction increases। अब क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, पहला समझ में आया? क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल के कोलिजन से जो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं और उसका एनर्जी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिक्रीजेज। अगर किसी मॉलिक्यूल में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का नेचर चेंज नहीं होता है। होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से ऑल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की जितनी टाइप ऑफ एनर्जी होती है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल पहले 100 मॉलिक्यूल अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे थे तो अब 110 मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। बोलो हाँ ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने से 10 एक्स्ट्रा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड में कोई चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए या नहीं गए, तो उससे उसकी क्या बढ़ गई? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। बस इतना ही कह रहा हूं। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिक्रीजेज बट नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल विच आर क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर। मतलब वो मॉलिक्यूल जो अब थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जा रहा है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। इसी वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इसी चीज को आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था। कहा था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और कोलिजन इंड में तुम्हें यहीं लाके छोड़ेगा जहां से आर्हेनियस से स्टार्ट होगा। और इसी को किसने एक्सप्लेन किया था? आर्हेनियस ने अपना इक्वेशन दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ फिर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डिपेंडेंसी होगी? इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी होगा उसको क्या बोले थे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट ऑफ रिएक्शन का जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होगा उसी को क्या बोलेंगे? आर्हेनियस इक्वेशन। क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ वेयर E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? और इसी को हटाने के लिए जो आएगा R इज इक्वल टू के e⁻⁻ बोलो। और इसी के ना लेकर के इसको हम ए लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस फैक्टर। कल के क्लास में हम लोग टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोला था स्टार्टिंग में ही कोलिजन कहाँ लाके छोड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिफरेंस है। क्या तुमको पूरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ या ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक तुम कर लोगे? बस आज के लेक्चर में अपने को यही पढ़ाना था कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से क्या इफेक्ट करता है। अब इसी पे बेस्ड तुमको एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कितना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसा ही होगा। ये कितना दिया हुआ है? 80। ग्राफ के नीचे से समझ में आ गया। एंड हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है? 20। मतलब इसका डेल्टा एच कितना दे रखा है? तो तुमसे क्या पूछा होगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर B2A। ये A था, ये क्या था? B। तो कह रहा है B2A जाने के लिए कितना? 20 और 80 दोनों ऐड होगा कि नहीं होगा? बोलो ना हाई ना। तो कितना हो गया? फॉर्मूला याद मत रखो, रिएक्शन के नेचर को याद रखोगे तो भी तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ। क्या ये रटा हुआ था अपना? क्या समझ के किया नहीं किए? फॉर ए रिएक्शन A plus B gives C plus D, the activation energy is 32 किलोजूल पर मोल, इसका दिया हुआ है। एंड फॉर ए रिवर्सेबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 58 किलोजूल पर मोल।
कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव क्या बेटा, सी प्लस डी। कह रहा फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये दिया हुआ है ना, एक्टिवेशन एनर्जी कितना बेटा 32 दिया हुआ है, एंड रिवर्सेबल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो इसको एफ ले देता हूँ, इसको क्या लेता हूँ बी, कितना 58। तो तुमसे पूछा होगा नेचर ऑफ रिएक्शन, बताओ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड जाने में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बैकवर्ड में ज्यादा आ रहा है, मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखो, ये क्या है ई ए, और यहां से यहां ये क्या है ई ए। एक्सोथर्मिक हुआ ही नहीं हुआ, खुद से दिख रहा है ना। अरे फॉरवर्ड में एक्टिवेशन कम है, बैकवर्ड में एक्टिवेशन ज्यादा है, बोलो ना हाई ना। अरे नेचर कैसा हो गया एक्सो, खुद दिखा या नहीं दिखा। अब कह रहा है इंथैल्पी बता दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना 58 माइनस 32 कितना हो जाएगा। अरे ये कितना है बेटा 32, और ये कितना है, तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 58 माइनस 32 कितना, बोलो ना है ना। और एक्सोथर्मिक है तो इंथैल्पी माइनस में आ जाएगा, तो ऑप्शन में जिसमें माइनस है वो टिक करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो हाई ना। दैट्स ऑल अबाउट योर कोलिजन थ्योरी। क्लियर है। थ्योरेटिकल पार्ट था केमिकल काइनेटिक्स का, जहां मुझे एनर्जी बताना था, और आज की क्लास में वैसे तुमको बता दिया कि एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक्सो और एंडो, और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में निकालते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखना, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। मैं फिर बार से बोलता हूँ, लेक्चर पीडीएफ से लिखने की गलती मत करना, लेक्चर आप सुन करके समझ करके लिखना। कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।